अगर आप भी कम कीमत में एक बेहतरीन पावर बैंक खरीदने की सोच रहे हैं जिससे कि स्मार्टफोन्स के अलावा लैपटॉप को भी चार्ज कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बॉक्स पर ही इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ, वाइड कंपैटिबिलिटी, इंटेलिजेंट सर्किट जैसे ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर चार्ज डिस्चार्ज प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आगे वीडियो में हम टेस्टिंग और टेयर डाउन के समय कंफर्म करेंगे। चलिए हम बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेलर ने एक थैंक्स कार्ड भी दिया है। अगर आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कंसर्न है तो कार्ड में दिए गए QR को स्कैन करके सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली अब हम पावर बैंक को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। पावर बैंक की एक खास बात यह भी है कि इसमें एडवांस 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज किया गया है जो कि रियल टाइम चार्ज होने वाली डिवाइस का चार्जिंग के दौरान वोल्टेज, करंट और पावर भी दिखाती है। ये डिस्प्ले काफी ब्राइट होती है। इसमें लगी बटन को मैं पुश करता हूँ, यहाँ पर रीडिंग्स जो है पावर बैंक की डिस्प्ले में आपको शो हो रही होंगी। डिस्प्ले पर प्लास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर लगी है इसलिए डिस्प्ले आपको थोड़ी फैट दिख रही होगी। पावर बैंक के फ्रंट साइड 100 वाट और PD एडेप्टिव क्विक चार्जिंग लिखा है। पावर बैंक की हाउसिंग के बैक साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। C1 पोर्ट टाइप C है और यहाँ पर पावर बैंक को 100 वाट से चार्ज किया जा सकता है। साथ ही पावर बैंक इस पोर्ट से दूसरी डिवाइस को 100 वाट से चार्जिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। टेस्टिंग के दौरान आगे वीडियो में हम ये भी कंफर्म करेंगे। मैं इसके चार्जिंग पोर्ट आपको दिखाता हूँ। C1, C2 और टाइप A पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम USB टाइप A पोर्ट पर प्रोटोकॉल्स की टेस्टिंग करेंगे जिसके लिए हम XYKZ35 इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर का यूज करेंगे। इस USB लोड टेस्टर में ट्रिगर टेस्टिंग का भी फीचर है। हमने इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को टाइप A पोर्ट पर अटैच कर दिया है। अब हम ट्रिगर स्विच को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे QC 2.2 जिसमें वोल्टेज 5 और 9 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद QC 3.0 जिसमें 0.2 वोल्ट इंक्रीमेंट के साथ में वोल्टेज अप होता है, 12 वोल्ट तक ही दिखाया। इसके बाद सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 और 9 वोल्ट दिखा रहा है। फाइनली आप देखेंगे हुआई की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल FCP आपको देखने को मिलेगी जिसमें 5 और 9 वोल्ट सपोर्टिव है। तो इस तरह से इस पावर बैंक के टाइप A पोर्ट पर आपको QC 2.0, 3.0, सैमसंग एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और हुआई की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल देखने को मिलती है। अभी तक टेस्टिंग में हमने पावर बैंक के टाइप A पोर्ट पर प्रोटोकॉल्स की टेस्टिंग की। अब हम पावर बैंक का मैक्सिमम आउटपुट 100 वाट की टेस्टिंग PD ट्रिगर मॉड्यूल की सहायता से करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये PD ट्रिगर मॉड्यूल है जिसमें अभी स्विच की पोजीशन 5 वोल्ट आउटपुट वाली है। 20 वोल्ट आउटपुट के लिए हमें S1 ऑफ और S2 S3 को ऑन करना होगा। चलिए हम स्विच की सेटिंग को 20 वोल्ट आउटपुट वाली सेटिंग में एडजस्ट करते हैं। S1 को मैंने ऑफ कर दिया, S2 ऑन है, S3 को भी ऑन कर देते हैं। PD ट्रिगर मॉड्यूल के साथ मैंने एक DC कनेक्टर को जोड़ा हुआ है जिस पर मैंने एक वोल्टेज डिस्प्ले लगा रखी है। मैं अब इसे 180 वाट के इलेक्ट्रॉनिक लोड DL24P के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब हम पावर बैंक को PD ट्रिगर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने के लिए एक टाइप C केबल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर C1 पोर्ट पर टाइप C केबल को कनेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें C1 पर ही 100 वाट आउटपुट मिलेगा, ऐसा पावर बैंक के स्पेसिफिकेशन में मेंशन है। अब हम PD ट्रिगर मॉड्यूल के साथ टाइप C केबल को कनेक्ट करते हैं। DC जैक और इलेक्ट्रॉनिक लोड की डिस्प्ले में आप 20 वोल्ट इनपुट होता हुआ देख पाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड को 1 एम्पियर कांस्टेंट करंट की सेटिंग में सेट करते हैं। अब हम लोड टेस्टर को ऑन करते हैं। इस समय लोड टेस्टर के द्वारा 19.7 वॉट से पावर बैंक को डिस्चार्ज किया जा रहा है। कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर को अब हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है। 2 एम्पियर डिस्चार्ज करंट की सेटिंग में 38.7 वॉट के करीब पावर बैंक द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। अब हम डिस्चार्ज करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। मैं डिस्चार्ज करंट को 3 एम्पियर की सेटिंग में ले जाता हूँ। आप देखेंगे 3 एम्पियर डिस्चार्ज करंट पर 57.5 वॉट के करीब पावर बैंक द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। अब मैं डिस्चार्ज करंट को धीरे धीरे और इंक्रीज करता हूँ 3.1, 3.2 और आप देखेंगे 3.3 पर लगभग 60 वॉट पावर बैंक आउटपुट कर रहा है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर 5 वोल्ट ही आउटपुट हो रहा है, यानी पावर बैंक ट्रिप कर गया। जबकि पावर बैंक के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में 20 वोल्ट पर 5 एम्पियर तक का करंट पावर बैंक आउटपुट कर सकता है, ऐसा बताया था। मैं पोर्ट को चेंज करके C2 में शिफ्ट करता हूँ, शायद C2 पर 100 वॉट हमें मिल सके। डिस्चार्ज करंट को मैं 3 एम्पियर पर सेट करके फिर से इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को ऑन करता हूँ। 56.5 वॉट, 3.1 पर 58.4 वॉट,
और 3.3 एम्पियर पर 62 वॉट करंट को 3.4 एम्पियर करने पर पावर बैंक 5 वोल्ट में शिफ्ट हो जाता है, यानी पावर बैंक फिर से ट्रिप कर गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पावर बैंक एक साथ C1, C2 और टाइप ए पोर्ट पर अलग अलग प्रोटोकॉल सपोर्ट कर सकता है, यानी सिमुलटेनियस आप मल्टीपल डिवाइस इंडिपेंडेंटली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सभी पोर्ट्स इंडिपेंडेंट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती हैं। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी 3.4 एम्पियर से ज़्यादा करंट हम नहीं ले सके। अब हम पावर बैंक के साथ अलग अलग प्रोटोकॉल्स की टेस्टिंग अलग अलग पोर्ट में एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मैंने टाइप सी केबल को C1 यानी मास्टर पोर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। C1 से 19 वोल्ट पर 60 वॉट के करीब पावर आउटपुट हो रहा है, लेकिन ये क्या, जैसे ही टाइप ए पोर्ट पर हमने USB लोड टेस्टर को कनेक्ट किया, मास्टर पोर्ट C1 का वोल्टेज 4 वोल्ट पर ड्रॉप होकर आ गया। 5 वोल्ट से भी वोल्टेज ड्रॉप होकर 4 वोल्ट रह जाता है, चूंकि हम C1 पर मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर तक ले सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक लोड DL24P पर इस समय डिस्चार्ज करंट 3.2 एम्पियर सेट है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये तो पावर बैंक के C1, C2 और टाइप ए पोर्ट पर अलग अलग इंडिपेंडेंट मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह बनाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर C1 पोर्ट इसका मास्टर पोर्ट है, जिसमें ये मैक्सिमम 60 वॉट तक का पावर जो है वो आउटपुट कर सकता है। साथ ही C2 और टाइप ए पोर्ट एक साथ यूज होने के दौरान आपस में पावर को शेयर करके 15 वॉट या 20 वॉट ही पावर आउटपुट करते हैं। अगर उस कैलकुलेशन से देखें तो C1 पर 60 वॉट, C2 और टाइप ए पोर्ट पर 20 वॉट के हिसाब से टोटल आउटपुट पावर 100 वॉट हो जाता है। चलिए अब मैं इस पावर बैंक को टीयर डाउन करके इंटरनल पीसीबी और पीसीबी में लगे कंपोनेंट्स की जानकारी देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पावर बैंक की हाउसिंग को हमने इंटरनल फ्रेम जिस पर पीसीबी माउंट है से अलग कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे पावर बैंक का बैटरी लेवल और डिस्प्ले को एक्टिवेट करने के लिए ये स्विच बटन है, इसे मैं अलग रख देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो डिस्प्ले है उसमें 8 सेगमेंट डिजिट और डॉटेड डिजिट्स का यूज किया गया है, दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो डिस्प्ले है उसमें 8 सेगमेंट वाले भी डिजिट्स हैं और डॉटेड LEDs का भी यूज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्विच में प्रेस कर देता हूँ। अब नंबर्स यानी जो भी डिजिट्स हमें डिस्प्ले में दिख रही हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। चलिए पीसीबी का इंस्पेक्शन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेन ब्रेन है जिसे MCU कहते हैं। IP5389H इस पर प्रिंट है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा सा इंडक्टर दिखाई देगा। ये एनर्जी को स्टोर करता है और वोल्टेज को बक और बूस्ट करने के यूज में आता है। इसके बाद पीसीबी में आप देखेंगे ये 4 N चैनल मॉसफेट लगे हैं जिन पर YG045N04 प्रिंट है। ये फुल ब्रिज बनाते हैं और इन्हीं की वजह से एक छोटा सा पावर बैंक इतना हाई पावर आउटपुट कर पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक IC लगी जिस पर IP3255 प्रिंट है। क्योंकि ये पावर बैंक 4S लिथियम आयन सेलों से ऑपरेट होता है तो सेलों को जरूरी प्रोटेक्शन देने के लिए इस IC का यूज किया गया है। लिथियम आयन सेल चार्ज या डिस्चार्ज के समय प्रोटेक्शन के इंस्ट्रक्शंस IC के द्वारा लेकर ऑन रखना है या ऑफ करना है के लिए 2 यहाँ पर N चैनल मॉसफेट जिन पर YG025N04 प्रिंट है लगे हैं। बैटरी के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम करंट को सेंस करने के लिए R010 SMD कोड वाली एक SMD रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सॉलिड स्टेट कैपेसिटर 25 वोल्ट 100 UF का लगा है। इसके अलावा डिस्प्ले में जो करंट आउटपुट होता है उसकी रीडिंग्स को सेंस करने के लिए R005 SMD कोड वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर आप लगी हुई देखेंगे। इसके अलावा फिर से 25 वोल्ट 100 UF का एक सॉलिड स्टेट कैपेसिटर यहाँ पर लगा है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले कंट्रोलर IC आप लगी हुई देख पाएंगे। यहाँ पर एक पुश स्विच लगा है। क्योंकि ये पावर बैंक सभी पोर्ट्स पर इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, इसलिए वहां पर N चैनल मॉसफेट YC40N03 का यूज किया गया है। साथ ही यहाँ पर पावर बैंक की LED डिस्प्ले लगी हुई देखेंगे। क्योंकि पावर बैंक में 4S बैटरी पैक का यूज किया गया तो बैटरी पैक के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पीसीबी में यहाँ पर कनेक्ट हैं। 4S बैटरी पैक के बैलेंस वायर के कनेक्शन पोर्ट को आप यहाँ पर लगा हुआ देख पाएंगे। क्योंकि पावर बैंक की कैपेसिटी 20,000 mAh बताई गई है तो सेलों को भी अभी हमें खोलकर देखना है। पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये NTC का वायर जो है लगा हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लास्टिक पार्ट है जो कि फ्रेम में ही लॉक्स की सहायता से लॉक्ड है, जिससे कि सेल जो है अपनी जगह फिक्स रहे और कनेक्शन ब्रेक ना हो। तो मैंने ये प्लास्टिक पार्ट निकाल दिया है। सेलों पर क्या मार्किंग है चलिए उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम आयन सेल 21700 का यहाँ पर यूज किया गया है। कैपेसिटी की बात करें तो 5000 मिली एम्प आवर हर सेल की कैपेसिटी है। तो इस हिसाब से 4 सेल हैं, चारों सेलों की टोटल कैपेसिटी जो है वो 20,000 मिली एम्प आवर होती है। सेलों की बैलेंस लीड के वायर भी आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पावर बैंक पर एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इसके टोटल आउटपुट 100 वाट को, जो कि शायद इसके तीनों पोर्ट्स आउटपुट में दे सकते हैं, साथ ही इसमें यूज होने वाले लिथियम आयन सेलों के चार्जिंग के दौरान पावर कंजम्पशन और आउटपुट टोटल पावर को टेस्ट करके उस वीडियो में दिखाऊं। आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप ये पावर बैंक बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।